चैप्टर जो कि हमके टेंथ में पढ़ना है और हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसका हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। लेकिन उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन हमारा जो बनता है वो तब आएगा जब हम कोई भी नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जब नया सब्सटेंस बनाएंगे तो उसमें हमारी बेसिकली दो चीजें पढ़ते हैं, एक रिएक्टेंट के बारे में और रिएक्टेंट यूज करके हम बनाते हैं प्रोडक्ट उसके बारे में। तो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। तो एक एक करके हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, जिससे हमको पता लगे केमिकल रिएक्शन हमारी कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है कुकिंग। तो तुम लोग देखते हो सबके घरों में खाना बनता है, तो खाना बनता है तो वहाँ पे तुमको देखते हो कि खाने में हम नमक डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो जो खाने का या सब्जियों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। यानी जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसका कलर, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं, सबको घरों में खाना बनता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। अगला तुम्हारा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि तुम लोग सभी लोग सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस लेते हो तो सांस लेते क्यों है? सांस में हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेने का पर्पस ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका बेसिकली सोर्स क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये एनर्जी हम यूज करते हैं किसके लिए? सोचने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए। और CO2 देता है जो सांस के द्वारा हम फिर से छोड़ देते हैं। तो रेस्पिरेशन भी तो सभी लोग करते हैं, बिना रेस्पिरेशन के तो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी हम यूज कर रहे हैं भागने दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, और CO2 हम छोड़ देते हैं। और H2O तो तुमको पता है हमारी बॉडी में पानी की जरूरत रहती है। और कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हेयर डाई। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घरों में लोग कलर करते हैं बालों में, तो बालों को जब कलर करते हैं तो वो भी क्या करता है, हमारे बाल जो है वो डाई के साथ रिएक्ट करके कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, कोई रेड कलर, कोई ग्रीन कलर, कोई ब्लू कलर। तो वो भी क्या है, वो भी हमारे बालों के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है हेयर डाई का। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और एक एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में तुम देखते हो कि हर जगह गाड़ियां चलती है। तो गाड़ियां कैसे चलती है? पेट्रोल या डीजल डालने से। और पेट्रोल और डीजल डाल देने से तो थोड़ी ना सिर्फ चलेंगी, वो भी क्या करता है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल गाड़ी में डालते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर एनर्जी से क्या करेगा, गाड़ी को आगे टकलाएगा, यानी वो आगे हमारी गाड़ियां चलेंगी। तो भी एक तरह का क्या है, एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। तो हमने डेली लाइफ में बहुत सारे और भी देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे पत्ता हमारा सूख रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। ये सब सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कलर चेंज। तो तुम लोगों ने जैसे देखा होगा कि अगर हम सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका कलर चेंज होने लगता है। तो कलर चेंज होता है तो ये क्यों होता होगा? अपने आप तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेब का भी कलर चेंज हो रहा, तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं भी हम कलर चेंज देखते हैं तो वो भी क्या है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा ये चीज कंफ्यूज मत करना कि भाई तुम लोग लगोगे नहीं सर हम तो कलर किसी में मिक्स करते तब भी कलर चेंज होगा, तो वो अलग चीज है। लेकिन कोई चीज ऐसे अपने आप रख दो और खुद चेंज होने लग जाए उसका कलर बिना कुछ किए हुए, इसका मतलब वो तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि जैसे कि तुम्हारे पे अगर मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको अगर तुम पहले जलाओ तो जलाने के बाद तुम देखोगे कि पहले जो कलर था और बाद में जो कलर है उसमें डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम कोई भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो पहले डेजिंग व्हाइट था, ठीक है, मतलब बहुत अजीब सा ये व्हाइट जैसा दिखता था, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं, जलाने के बाद ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। उसका कलर हम डिफरेंट देख सकते हैं, पहले डेजिंग व्हाइट था, उसके बाद जब हम इसको फ्लेम पे जलाए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट में, यानी व्हाइट पाउडर में। यानी इसका मतलब ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है कि अगर कोई चीज हमारी जब ये भी मैग्नीशियम जो रिबन हम जला रहे हैं ऑक्सीजन में, ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड में आप पूछता है कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको हम साफ क्यों करते हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम जला रहे हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इस रिबन को हम क्या करेंगे, क्लीन करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है बोर्ड में कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों साफ करते हैं जब हम इसको एयर में जलाते हैं। तो रीजन ये है कि मैग्नीशियम जो है अगर हम एयर में काफी देर तक रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है आगे। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमारा एयर में रखने की वजह से बना लेगा तो ये इतनी जल्दी, यानी ये थोड़ा टफ लेयर होती है, ये लेयर जो होती है वो टफ होती है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। तो कभी तुम देखोगे काफी दिनों के बाद अगर मैग्नीशियम रिबन तुम जलाने की कोशिश करो तो जल्दी वो आग नहीं पकड़ेगी, इसलिए उसको हम क्लीन करते हैं। तो रीजन लिखोगे बिकॉज वी रिमूव द ऑक्सीजन लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों हम क्लीन करते हैं तो लिखोगे बिकॉज वी रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, एयर में जलेगी नहीं। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि ये पहले से ये ऑक्साइड है तो ये किसको और कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड तो पहले से बन चुका है ना ये, तो इस वजह से हम इसको साफ करते हैं। तो ये बहुत फेमस तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक। और हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन को। तो अगला एग्जांपल है तुम्हारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि अगर मान लो तुम कोई भी चीज, दो तुम्हारे पे केमिकल रिएक्शन है, मतलब या तुम्हारे पे कोई दो सॉल्यूशन है, उनको अगर तुम आपस में मिक्स करते हो और मिक्स होने के बाद अगर नीचे कुछ जम जाता है, ठीक है, पहले ही मान लो दोनों ही मेरे पे क्या है, दोनों ही मेरे लिक्विड है और कंप्लीटली सॉल्युबल है, दोनों ही लिक्विड और दोनों ही कंप्लीटली सॉल्युबल है। अगर इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं, इन दोनों को आपस में हम लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स होने के बाद अगर नीचे कोई सॉलिडिफाई हमारा जम जाता है तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बस अभी इतना समझो कि अगर दो लिक्विड हमारे पे हैं, दोनों ही सॉल्युबल है कंप्लीटली, लेकिन आपस में मिक्स करने के बाद अगर कोई नीचे चीज जम जाती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो अगर प्रेसिपिटेट भी बनता है इसका मतलब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट हुए हैं। गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्मेशन भी तुम्हारा एक एग्जांपल है कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम क्या करें कि कोई एसिड है, उस एसिड के अंदर हम मेटल डाल दें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर जिंक के मेटल के पीसेस डाल दो, तो तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे गैस निकल रही है, H2 गैस। या फिर तुम्हारे पे बेकिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा के अंदर या सोडा जो तुम लोग दुकान से लाते हो उसके अंदर अगर तुम क्या डालो, नींबू या फिर कोई एसिड डालो, तो तुम देखोगे वहां पे भी गैस निकल रही है। वो क्यों निकल रही है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो यार कोई भी अगर हम दो चीज मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अगर वहां पे गैस फॉर्मेशन होती है तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद स्मेल, तो अगर दो हम केमिकल मिक्स करते हैं या दो चीजें हम मिक्स करते हैं और उनमें स्मेल में अचानक से चेंज आ जाए, इसका मतलब वहां पे भी हमारी क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और भी तरीके हैं जानने की केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, वो है टेम्परेचर चेंज। अगर मान लो हम दो चीजें मिक्स करते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर हमारे पे चूना पत्थर है, सबने देखा होगा गांव में यूज करते हैं खासकर पुताई के लिए, अगर चूना पत्थर है जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अगर हम क्या करें वाटर के अंदर डाल दें तो तुम देखोगे वाटर जो है वो गर्म हो जाता है, यानी हीट हो जाता है। अगर हम लाइमस्टोन को वाटर में डाल दें तो कुछ देर के बाद पानी एकदम गर्म हो जाता है। तो यानी ये गर्म होता है, तो इसका क्या रीजन है,
रीजन है कि लाइमस्टोन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है। तो चेंज टेम्परेचर यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम दो स्पीसीज या दो हम चीजें आपस में या दो केमिकल आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन भी एक केमिकल है, वाटर को भी है तो हम केमिकल बोल सकते हैं, तो यानी दो को हम मिक्स करेंगे तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो भी हमको इंडिकेट करेगा कि हमारे पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। और है हमारा स्टेट चेंज होना। स्टेट चेंज होने का बहुत फेमस एग्जांपल जैसे तुमने देखा होगा एस्पिरिन जो दवाई आती है, डिस्प्रिन जिसको हम बोलते हैं, कंपनी जो डिस्प्रिन है, उसको अगर तुम पानी में डालो तो वो घुलने लगती है यानी गैस में कन्वर्ट होती है। तो भी एक तरह का क्या हो रहा है, पानी के साथ ये जो दवाई है वो केमिकल रिएक्शन दिखा रही है। तो यानी क्या हो रहा है, पहले ये सॉलिडिफाई था, फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ ना कुछ इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलो लिक्विड में ये तो सॉल्युबिलिटी हो जा रही है, लेकिन जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है यानी वो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है इसका। ठीक है। तो यानी या इनो को देख लो, इनो भी तुम डालते हो तो वो भी क्या होता है, ऐसा कुछ गैस सा रिलीज करता है, तो यानी उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है तो ये भी हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम इन सब तरीकों से पता लगा सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। ठीक है। अब आते हैं, अब हमने देख लिया कि हमारे पे केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, ठीक है, और कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो हमने ये दो चीजें डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि अब केमिकल जब रिएक्शन हो रही है तो उसके हम लिखेंगे कैसे, और लिखने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। तो चलिए हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन हमारा जो डिस्क्राइब करता है वो डिस्क्राइब करता है कि हमारा क्या केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं, इसमें हमारे तीन पार्ट होते हैं। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी जो मिल के हमारा जो मिलता है, यानी जो चीजें हम मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, रिएक्टेंट। यानी दो स्पीशीज जो हम आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और दो चीजें आपस में मिलने के बाद जो हमको मिलके बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, यानी दो ऐसी स्पीशीज जो मिल रही हो, ठीक है, यानी जिनको हमने मिक्स किया वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जब हमने मिक्स करने के लिए उनको रख दिया और ये आपस में रिएक्ट हो गई, और रिएक्ट होने के बाद जो बनाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ये हमारा किधर की ओर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक है। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सिंबल। यानी इसका मतलब रिएक्शन सिंबल अगर हमारा ना लिखा जाए तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारी रिएक्शन हो रही है कि नहीं और किधर की तरफ जा रही है। यानी जो हमारा इधर की तरफ तीर है या एरो है, ये बता रहा है कि ये रिएक्टेंट था, ये दोनों मिक्स किया गया और इससे हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है। तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो हमारा रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है और रिएक्शन सिंबल होता है। ठीक है। रिएक्टेंट यानी जो स्पीशीज जो मिल रही है उसको हम रिएक्टेंट बन रहे हैं, और मिलने के बाद जो बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक सिंबल से, एरो से, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सिंबल। अगर ये इधर को है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ये है, लेकिन बाई चांस अगर ये इधर आ गया तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। तो रिएक्शन सिंबल जो हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है। ठीक। तो अभी तुमने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन सिंबल के बारे में जान लिया। तो इसको थोड़ा नोट्स के फॉर्म में पढ़ लिया, अगर तुम्हारे पेपर में आता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, अगर एक नंबर और प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो रिएक्टेंट क्या होता है, एक केमिकल जो स्टार्ट होता है बिफोर द रिएक्शन, यानी जिसको हम मिक्स करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए, तो हमारा रिएक्टेंट होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, अगर कोई नई केमिकल स्पीशीज हमारी बनती है, जिस, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट करते हैं और इसको हम किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे इसको हम लिखते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब अगर हम इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो अगर हमारे मान लो दो चीजें लिए रिएक्ट हो रही हैं,
ठीक है, तो उसको हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं बड़े बड़े क्रम में, जैसे मान लो हमारे पे सोडियम क्लोराइड है तो कभी भी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ऐसे तो लिखते नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारी तो मतलब बहुत समय लग जाएगा। एज ए केमिस्ट हमको ये भी तो समय चाहिए कि हमारा जो लिख रहे हैं या हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कम समय में उसको खत्म कर दें। तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्ट और कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो हम फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो समझते हैं कि सब्सक्रिप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो सब्सक्रिप्ट हमारा होता है कि अगर कोई भी स्पीसीज या कोई भी हम कंपाउंड ले रहे हैं या मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसके अंदर कौन कितना एटम है वो हमारा क्या बताता है, सब्सक्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल H2O, अगर H2O में तुम देखो तो यहाँ ऑक्सीजन पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो 1 है। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट उसका 2, यानी इसका मतलब जो वाटर है उस वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है मेरा, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। यानी सब्सक्रिप्ट हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1। यानी सब्सक्रिप्ट हमारा बताता है नंबर ऑफ एटम जो कि एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे वाटर का यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, CO2। तो CO2 में क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट 2 है और कार्बन का 1, यानी एक एटम मेरा कार्बन है और 2 एटम मेरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी सब्सक्रिप्ट का मतलब ये हो गया कि हम छोटे में यहाँ पे लिखते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, कि ये बता रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ये होता है कि अगर हमारे पे कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है उसके बाहर अगर हम कोई चीज से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं H2O लिख रहा हूं तो H2O में तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि मैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे तुमको पता है 10 के नोट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब 2 10 के नोट हो गए यानी 20 रुपया। सिमिलरली अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी वो जो कांस्टेंट है जिससे हमने मॉलिक्यूल्स के आगे मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि उसके कितने मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी H2O के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी वो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है, तो यानी यहाँ पे 3 H2O का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हमारा है। ठीक है, अब कुछ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में देख लें। जैसे मान लो हमारा वाटर, तो वाटर हमारा कैसे मिल रहा है। ठीक है, अगर वाटर के बारे में देख रहे हो तो वाटर क्या है, H2 और O2 मिलकर हमारा क्या बना रहा है, H2O। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में देख लें कि जैसे मान लो H2O, तो H2O को हमें बनाना है तो उसको केमिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मेरा क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, तो ये कैसे बैलेंस हुआ और क्या होगा, क्यों किया, ये हमें आगे देखेंगे अभी। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमारा NaCl बनाना, तो NaCl हम कैसे बना रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन मिल के हमारा क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली CO2 का एग्जांपल देख लें कि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। ठीक है, यानी हमारे पे 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे तो ये मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, CO2। तो ये हमारी क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है। क्लियर है, अब केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, सब्सक्रिप्ट देख लिया हमने, कोफिशिएंट देख लिया। ठीक है, और हमने रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं कि हमको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करनी है। तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं और जरूरत क्या पड़ती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम तो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं।
हम पूरा प्रॉपर बैलेंस कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम को। तो उसका रीजन क्या है? तो एक नंबर के क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो उसका सबसे पहले हमारा है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका रीजन लिखोगे बिकॉज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या फिर हमारे पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कराने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, या फिर ठीक है। यानी डाल्टन की जो थ्योरी है जो बोलती है कि कोई भी एटम हमारा जो है, ठीक है, यानी एटम क्या है, नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसको हम फॉलो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही हमारा यही बताता है कि अगर कोई एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो वहां पे हमारे पे क्या होगा, एटम जो है जितने रिएक्टेंट की तरफ होंगे उतने ही मेरे क्या होंगे, प्रोडक्ट की तरफ भी होंगे। यानी मेरा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में मेरे नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। अगर 4 मेरा रिएक्टेंट की तरफ है तो 4 ही मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है, वो खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि एटम को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। अगर तुमने 4 एटम लिया है रिएक्टेंट की तरफ तो 4 ही रहेगा ना प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि हमारा डाल्टन का जो थ्योरी है वो तो यही बोलता है कि भाई एटम ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, तो खत्म कैसे होगा। इस वजह से हम इनको बैलेंस करने के लिए, यानी कि एटम मेरा बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की, ताकि हमारी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, यानी हम इन सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि जितने एटम हमारे आए उतने ही एटम हमारे निकले। ठीक है, याद रखना एटम की बात कर रहा हूं मैं, एटम चेंज हो सकते, जैसे मान लो अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया बना रहा हूं, तो मैं ये नहीं देखूंगा भाई मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स किया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही निकलना चाहिए, नहीं तो फिर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स किया और हमारा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पे यहाँ पे भी एटम है, ठीक है, और यहाँ पे भी एटम है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एटम है। अब हमको नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ से 2 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारे पे रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के होने चाहिए उतने ही मेरे किधर, प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो रिएक्टेंट की तरफ है वो हमारा 2 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पे देखो ये 2 और 2 3 6, यानी 6 नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सिमिलरली मेरा नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ भी कितना है, 2 और हाइड्रोजन कितना है, 6। यानी इसका मतलब ये बैलेंस है। अब हम ये तो बोल सकते हैं कि ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, डाल्टन का वो लॉ फॉलो कर रहा है जिसमें जो हमारा एटम होता है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय हो रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट की तरफ थे उतने ही मेरे प्रोडक्ट की तरफ है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो मेरे लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ये इक्वेशन हमारी ये वैलिड ही नहीं होती। इसलिए हम इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। ठीक है, यानी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम यहाँ पे ऑबे करवाते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर लिखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं तो लिखना कि हम यहाँ पे ऑबे करवाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लिख सकते हो, मास की जगह यहाँ एटम लिख दो तो ये ज्यादा हमारा फुलफिल है। ठीक है, अब आते हैं कुछ बैलेंसिंग को देख लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पे मीथेन CH4 को मीथेन बोलते हैं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाए। CH4 और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, CO2NH2O। तो रिएक्टेंट की तरफ तुम देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में रखा है जिससे तुमको समझ में आए। यहाँ पे मीथेन है, ये यहाँ पे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और ये मेरा क्या बना रहे हैं, CO2NH2O। तो ये CO2 है जहाँ पे 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है और H2O में तुम्हारे पे 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या ये बैलेंस है, रिएक्टेंट की तरफ कितने कार्बन है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट की तरफ मेरे क्या है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो बैलेंस नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और
2 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूं इसके अंदर, अगर मैं क्या करूं कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की तरफ और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ ऐड कर दूं, तो अभी मैं देखूंगा मेरा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब तुम खुद ही गिन सकते हो। यहाँ पे तुम देखोगे कि कार्बन अभी मेरा 1 है, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया और ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ भी 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया प्रोडक्ट की तरफ और हाइड्रोजन भी मेरा 4 हो गया। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स मैंने H2O ऐड कर दिया प्रोडक्ट की तरफ और एक मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया रिएक्टेंट की तरफ। तो यानी यहाँ पे हमारे पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने रिएक्टेंट की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट की तरफ भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमको बैलेंस भी किस तरीके से करनी है इक्वेशन को, वो भी हमको समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले अभी हम देखेंगे हमको हमारा किस तरीके से इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने दो से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली दो से मल्टीप्लाई करने का मतलब वाटर के साथ हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारा वाटर। क्लियर, ठीक है। तो यानी हमारा ये समझ में आया कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब हम रूल देख लेते हैं कि बैलेंसिंग करने में हमको क्या क्या ध्यान देना है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी एटम तो हमारे बनाए बिगाड़े नहीं जा सकते हैं। तो जब बनाए बिगाड़े नहीं जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट जो होगा उसमें हम कुछ भी चीज ऐड और रिमूव नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा अमोनिया का लेते हैं, N2 प्लस H2 अगर हमारा मिल के अमोनिया बना रहे हैं, तो अगर मेरे को बैलेंस करना है तो ये सबस्क्रिप्ट है, इनमें कोई चेंज नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये N4 हो गया। ठीक है, या फिर मैंने अमोनिया के यहाँ नाइट्रोजन को 2 बैलेंस करना तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं N2H3 लिख दूँ। नहीं, सबस्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यानी सबस्क्रिप्ट में हमको कोई चेंज नहीं करना है। यानी अगर मान लो मेरा CH4 है, ये रिएक्ट कर रहा है और ये CO2 बना रहा है, तो ये CH4 में अगर मान लो मेरे को ऑक्सीजन को चेंज करना है या कार्बन को चेंज करना है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इसका चेंज कर दूं, तो पहले 2 था तो अब मैं 3 कर दूं, 4 कर दूं। नहीं, इसमें ना मैं कुछ ऐड करूंगा ना ही इसको रिमूव करूंगा, यानी 2 का 1 कर दूं, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, पहला रूल है ये। सेकेंड रूल है कि हम सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। कोफिशिएंट चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं मीथेन ले रहा था, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेरा CO2 और H2O बना रहा है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, ये कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट मतलब है जो भी मेरा एलिमेंट दिया हुआ है या फिर मेरे पे जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसके आगे मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने यहाँ पे देखा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ हमने कोफिशिएंट जो है उसका वो चेंज कर दिया। ठीक है, हमने सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं किया और कोफिशिएंट पे हमने मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो हम सिर्फ किस में चेंज करेंगे, कोफिशिएंट में चेंज करेंगे, ना कि यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद अगला ये है इसका रूल कि जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वहां पे क्या है, कोफिशिएंट में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा जो सामने होगा यानी उसके फ्रंट पे मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में नहीं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो मीथेन है, ये O2 है, तो अगर मान लो मेरे पे इसको बैलेंस करना है तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 1 या 2 से, ऐसा नहीं कि मेरे को हाइड्रोजन चेंज करना है तो मैं इसको आधा या 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, क्लियर। यानी अगर मेरे को बैलेंस करना है इसको, तो जैसे CH4 प्लस H2O है, सॉरी O2 है, ये मिलके मेरा CO2 प्लस H2O बना रहा है, तो अगर मान लो मेरे को ऑक्सीजन को चेंज करना है तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कोफिशिएंट कर रहा हूँ तो H2O है तो H2O के यहाँ ऑक्सीजन को चेंज करना है तो ऑक्सीजन से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, हमेशा अगर मान लो मेरे को इसका नंबर बनाना है तो मुझे कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो कोफिशिएंट है वहां पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा।
ठीक, तो ये हमको ये रूल पता होना चाहिए, इसको नोट्स तुम बना सकते हो। ठीक है, कि अगर मेरे को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं होगा, हम सिर्फ कोफिशिएंट में चेंज करेंगे और कोफिशिएंट में बीच में नहीं। यानी अगर मेरे को CH4 में सिर्फ मान लो हाइड्रोजन का ही नंबर चेंज करना है तो मेरे को ऐसा नहीं कि बीच में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को यही करना पड़ेगा 1 या 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करना का मतलब 2 कार्बन हो गया और 8 हाइड्रोजन हो गया। अगर मेरे को 8 हाइड्रोजन करना है, कार्बन चेंज नहीं करना, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये तरीका गलत है, हमको आगे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पे कुछ रूल थे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। एक्स्ट्रा टिप्स हो गया कि अगर मान लो हमको बैलेंस करना है बड़े फॉर्मूले को, तो बड़े फॉर्मूले को अगर हम करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें से जो हमारा पॉली एटॉमिक टाइप का है उसको ही बैलेंस करें। जैसे कि मान लो अगर मेरे को एल्युमिनियम फॉस्फेट को बैलेंस करना है, या सल्फेट ले लो, तो एल्युमिनियम सल्फेट अगर मान लो मेरे को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले सल्फेट को चाहेंगे बैलेंस कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो हमारे पे पॉली एटॉमिक एटम आता है, जैसे यहाँ सल्फेट देख रहे हो, इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, इनको एज ए 1 यूनिट ही मानेंगे, इनको एज ए 1 यूनिट मान के ही हम लोग इनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनको एज ए 1 यूनिट मान के हम ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, केमिकल बैलेंस करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, ओके, तो इनको इस तरीके से अगर हम बैलेंस करें तो ये हमारा ज्यादा होगा, और हम ट्राई करेंगे जो कॉम्प्लेक्स है उस ज्यादा जल्दी बैलेंस हो जाए, ताकि हमारा इजी वाला उसके बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हम उसको बैलेंस करें। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं क्लास को यहाँ खत्म करूंगा और फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल और देखेंगे बैलेंसिंग का, फिर केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखो कि हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो यानी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे पहले नंबर लिख लो, इसको बैलेंस करने का तरीका है कि यहाँ पे नंबर लिख लो। यहाँ पे नंबर लिख लिया तुमने, तो रिएक्टेंट पे हमारा क्या है, रिएक्टेंट यहाँ नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 3 है। अब इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोफिशिएंट, तो अभी मेरा नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट की तरफ कि मेरा नाइट्रोजन तो 2 है ही, अब हाइड्रोजन में चेंज करना। तो तुमको दिख रहा है कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। यहाँ से मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, तो मेरा फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन भी मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो मेरे पे अब बैलेंस हो गए, तो इसको कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। कुछ एग्जांपल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग सीख जाओ और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लो। देखो यहाँ पे हमारे पे क्या है, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो नंबर क्या है, रिएक्टेंट की तरफ पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। अब बैलेंस तो नहीं है, अब हम क्या करें, पहले यहाँ पे बैलेंस करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको करोगे तो इसमें 3 है, तो इसको कोशिश मत करो, पहले ऑक्सीजन को ट्राई करो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्राई करो छोटे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इकट्ठे लिख दिया, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 होने के बाद अब यहाँ पे हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो हमको 2 करना है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पे पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 हो गए रिएक्टेंट की तरफ। सिमिलरली हमारे प्रोडक्ट की तरफ अब करना है, यहाँ पोटेशियम हमारे यहाँ 2 थे, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले नंबर बना लो और इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम चेक करो कि हम क्या एक
सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम हमारे बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ में हमने कुछ बेसिक रिएक्शन देखी। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अगला लेक्चर डालेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं।